नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम अब की बार फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर के एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब होती क्या हैं, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, वही होती है आपकी वर्ब। अब थोड़ा सा पहले वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब द वर्ड विच डज नॉट एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड ए वर्ब। यानी कि जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। अब देखो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जैसे आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बिना क्रिया के आप सेंटेंस को नहीं कर सकते। यानी कि जैसे सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वैसे ही क्रिया का होना भी ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई बाइक खरीद करके ले आए, उसमें अगला पहिया भी हो और पिछला भी पहिया हो, तो दोनों उसमें पहिए होने के बाद भी अगर उसमें इंजन नहीं होगा तो वो बिल्कुल बेकार है। यानी कि ये समझ लीजिए आप कि बिना इंजन के वो बाइक बिल्कुल बेकार है। तो वर्ब क्या है? किसी भी सेंटेंस का, यानी कि किसी भी वाक्य का इंजन है। यानी कि बिना वर्ब के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। तो सीधा सीधा से समझ लो कि वर्ब के बिना आज तक कोई भी सेंटेंस, जितने भी हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस जितने भी इंग्लिश के होंगे, वो बिना वर्ब के नहीं होंगे। लेकिन वर्ब भी किस तरीके से लगती है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ तो होती है एक्शन फॉर्म में, एक्शन, कुछ होती है स्टेट फॉर्म में। अब देखो, एक्शन में और स्टेट में क्या फ़र्क है, पर थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। एक्शन तो होती है जब किसी क्रिया का कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा हो, और स्टेट वो होती है जब किसी के काम के होने की स्थिति बताता हो। ठीक है, तो जैसे तुमने देखा होगा कि रवि आम खा रहा है, तो इसमें क्रिया भी हो रही है और क्या क्रिया हो रही है ये बताया जा रहा है। जैसे इसमें एक्शन लगा हुआ है। अगर किसी की स्थिति का बारे में जानना हो तो वहाँ पे स्टेट लगता है। यानी कि आपकी स्थिति का अगर ज्ञान करना हो तो वहाँ पे आपकी केवल स्टेट फॉर्म लगती है, यानी कि आपकी जो वर्ब लगती है उसी को कहते हैं स्टेट। ठीक है, अब थोड़ा सा सेंटेंस से समझते हैं। जैसे आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद हैं। तो देखो, यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा क्रिया नहीं हुई, तो यहाँ पे सीधा लाइक लग गया। आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। तो लाइक क्या होगी, इसमें एक क्रिया हो गई है। ठीक है, जयपुर इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, तो जयपुर क्या है? एक खूबसूरत या सुंदर शहर है। तो यहाँ पे इज़ भी एक क्रिया हो गई, लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको। द टीचर पनिश्ड द बॉय, तो अध्यापक ने जो है वो लड़के को दंड दिया। ठीक है, तो ये भी एक क्रिया हो गई। पूजा सिंग्स ए सॉन्ग, पूजा एक गाना गाती है, तो सिंग्स भी जो है एक क्रिया हो गई। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में है क्या। जैसे पहला वाक्य हमने जो पढ़ा, इसमें लाइक जो है वह एक बताता है कि मुझे क्या पसंद है। तो लाइक से केवल स्थिति का ज्ञान हो रहा कि मुझे क्या पसंद है, पसंद और नापसंद। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं, इसमें इज यह बताता है कि जयपुर कैसा शहर है। ठीक है, खूबसूरत शहर है। तो इसमें इज केवल स्थिति दर्शा रहा है उसकी, वो कैसा शहर है। दूसरा देखते हैं वाक्य में, पनिश्ड में पनिश्ड यह बताता है कि टीचर ने क्या किया। तो टीचर ने क्या किया? उसे दंड दिया लड़के को। वाक्य 4 में सिंग्स यह बताता है कि पूजा क्या करती है। यानी कि ये सभी क्या है? वर्ब्स हैं, यानी कि क्रिया है। यानी लाइक भी क्रिया, इज भी क्रिया, पनिश्ड भी क्रिया और सिंग्स भी क्रिया। तो यही सब क्रियाएं हैं। बिना वर्ब के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिना क्रिया के जितने भी दुनिया में सेंटेंस हैं, एक हो, हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, अरबों खरबों जितने भी हैं, वो बिना क्रिया के पूरे हो ही नहीं सकते, चाहे वो स्थिति दर्शाने के लिए हो या काम को करने के बारे में बता रहा हो। वर्ब प्रत्येक वाक्य का अनिवार्य भाग होता है। बिल्कुल वही सिंपल सी बात है कि वर्ब के बिना जब कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट भाग है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर हम एक बाइक ले रहे हैं, एक मोटरसाइकिल ले रहे हैं, तो उसमें दोनों पहिए अगले और पिछले पहिए भी हैं, उनके बिना भी नहीं चलेगी। लेकिन अगर उसमें इंजन ही नहीं होगा तो वो कैसे चलेगी? ठीक है, तो इंजन, तो वर्ब क्या काम करता है? कि इंजन का काम करता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पर, थोड़ा सा इसे डिटेल से पढ़ने के लिए। यहाँ तक मैं समझ में आ गया होगा कि क्रियाएं हैं क्या। यानी कि किसी के काम को होना
या करना जो दर्शाता हो वही क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। चलते हैं अगले पेज पर। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब को समझने के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब होती कहाँ है और कहाँ कहाँ पर ये प्रयोग की जाती हैं। तो वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के प्रकार। तो क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं हम। सबसे नंबर 1 पर आती है ट्रांजेटिव वर्ब यानी कि सहकर्मक क्रिया। अब सहकर्मक क्रिया क्या होती है, पहले सहकर्मक को जोड़ते हैं। सह माने सहित, कर्मक मतलब कर्म, कर्म सहित क्रिया यानी कि जिस क्रिया में कर्म का होना पाया जाता है, यानी कि जिस क्रिया में कर्म लगा हुआ हो, क्रिया बिना कर्म के ना हो, उसी को होते हैं सहकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजेटिव वर्ब। देखते हैं वो कैसी होती हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता हो, जैसे ही हेल्प्स हिज फादर, उसने अपने पिता की सहायता की। तो देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स जो एक वर्ब हो गई, लेकिन किसकी, अपने पिता की, हिज फादर। तो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्म हो गया, क्योंकि इसकी किसकी सहायता कर रहा है, अपने पिता की। तो यहाँ क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, इसका मतलब ये सहकर्मक क्रिया है यानी कि ट्रांजेटिव वर्ब है। देखते हैं अगला सेंटेंस। गॉड इज ग्रेट, जो भगवान है वो महान है। ठीक है, तो ग्रेट से पहले भी नहीं, ऑब्जेक्ट से पहले भी इज है, इसका मतलब ये इसकी स्थिति बता रहा है कि वो है कैसा, तो वो महान है। कौन, गॉड यानी कि भगवान। राज राइट्स ए लेटर, राज एक पत्र लिखता है। तो राज क्या लिखता है, तो एक लेटर लिखता है। तो ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें लेटर, क्रिया क्या हो रही है, राइट्स। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि ये कर्म के साथ में लगी हैं, ट्रांजेटिव वर्ब के साथ में लगी हैं, यही होती है आपकी ट्रांजेटिव वर्ब जो कर्म के साथ में लगती हो, यानी कि इनको ही कहा जाता है ट्रांजेटिव वर्ब। जब हम अगली क्रिया पढ़ेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये ट्रांजेटिव वर्ब ऐसी है, इन ट्रांजेटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, जैसे हमने वहां पढ़ा था कर्म सहित, यहाँ अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, यानी कर्म रहित, जिसमें कर्म ना लगता हो। जिस क्रिया के साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कर्म ना लगता हो लेकिन क्रिया वहां भी लग रही है। ठीक है, तो वही होती है आपकी इंट्रांजेटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं सेंटेंस, जैसे द मैन स्लीप्स, आदमी सोता है। अब देखो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सीधा द मैन हो गया आदमी और स्लीप्स यानी कि सोता है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमारा ये हो गई हमारी इंट्रांजेटिव वर्ब। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ हेल्प्स के बाद में फादर, हिज फादर लगा था, इसके बाद में ग्रेट लगा, राइट्स के बाद में लेटर लगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखते हैं अगला सेंटेंस। द बॉय इज डांसिंग, लड़का नाचता है, नाच रहा है, लड़का नाच रहा है। तो ये लड़का हो गया और ये डांसिंग हो गया, बात खत्म। तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हमारा। आगे चलते हैं। द हॉर्स इज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़े के बाद भी नहीं कोई ऑब्जेक्ट लगा हमारा, इसका मतलब ये भी हमारी होगी इंट्रांजेटिव वर्ब। अब मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ट्रांजेटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट लगा होता है, और इंट्रांजेटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म ना लगा हो। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ में ठीक से ना आ रही हो या कहीं डाउट्स हो तो वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके पूछ सकता है, हम उसको बता देंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे अगले पेज पर। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट होता है वो होता है लिंकिंग वर्ब। लिंक वर्ब क्या होती हैं, लिंक का मतलब ये होता है जोड़ना। ठीक है, जैसे लिंक नहीं करते, जोड़ना। अब जोड़ने वाला क्या सिस्टम है, चलो इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार। संयोजक, लिंक को कहते हैं संयोजक क्रिया। ठीक है, लिंक क्रिया, लिंक वर्ब मतलब संयोजक क्रिया, वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को, ठीक है, का उसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक से जोड़ता है, यानी कि जो सब्जेक्ट को उसके पूरक से यानी कि कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता हो, उसे कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है। तो देखो मोहन और ये इसका पूरक हो गया ऑनेस्ट, तो मोहन एक सब्जेक्ट हो गया और ऑनेस्ट इसका पूरक हो गया, और इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इज कर रहा है, यानी कि है। तो मोहन क्या है, एक ईमानदार है, मोहन ईमानदार है।
तो ये हमारी क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। अगला देखते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। यू माने तुम यानी कि सब्जेक्ट, और ए स्टूडेंट ये इसका पूरक हो गया यानी कि सेंटेंस को पूरा करने वाला, कॉम्प्लीमेंट सॉरी जिसे कहेंगे हम, और हिंदी में कहेंगे पूरक। और जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इनको आर कर रहा है, क्योंकि आर इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी को और राउंड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इज कर रहा है, तो इसका मतलब इज हमारी जो है लिंकिंग वर्ब है। सीता वाज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, तो सीता को और ब्यूटीफुल को जोड़ने का काम कर रहा है वाज, तो इसका मतलब हमारा ये लिंकिंग वर्ब हो गई। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वैसे ही आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक्सिलरी वर्ब यानी कि जिसे हम अपनी भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ डिटेल्स में, जितने भी हम हिंदी में यूज करते हैं ना, जैसे आना जाना खाना पीना पढ़ना सोना उठना बैठना जाना लड़ना पीटना, तो ये जितने भी ना वाले सेंटेंस सॉरी वर्ड जो होते हैं, इनकी जो वर्ड इंग्लिश वर्ड होता है, इनके इंग्लिश वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और जो इनके साथ में इनकी सहायता करती हो सेंटेंस को बताने में कि ये सेंटेंस किस काल में प्रयोग हुआ है, वही होती है हमारी एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। जैसे जाने को गो कहते हैं, खाने को ईट, खेलने को प्ले, पीटने को बीट, रोने को वीप, सोने को स्लीप, तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है, और इनकी सहायता के लिए जो वर्ब हम प्रयोग करते हैं वही होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। अब देखते हैं इसकी परिभाषा, जो क्रिया मुख्य क्रिया को यानी कि टेंस में यानी कि काल में बनाने में सहायता देती हो उन्हें सहायक क्रिया या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं 5 किलो वजन उठा लेता हूं और मुझे 20 किलो वजन उठाना है, तो मैं अकेला तो उठा नहीं सकता, तो मुझे उसमें किसी की सहायता पड़ेगी, तो कोई और अगर उसे हेल्प करके उठवा दें तो हम उस 20 किलो वजन को उठा लेंगे। तो वो जो सहायता करने वाला है वही होता है हमारा एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग, यानी कि वो हेल्प कर रहा है हमें। ऐसे ही जो मुख्य क्रिया को हेल्प करता हो यानी सहायता करता हो, क्या ये बताने में कि ये जो क्रिया हुई है किस काल में हुई है, वो और उसके साथ में जो क्रिया एक और लगाएंगे हम, वही होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, ये मुख्य जो सहायक क्रियाएं होती हैं यानी कि जो मुख्य क्रिया की हेल्प करती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारी एक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें ये थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि हमारी मुख्य क्रिया क्या होती हैं यानी कि एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं और लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने पिछले सेंटेंसों में पढ़ा है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, तो यहाँ इज जो है वो एक लिंकिंग वर्ब यानी कि एक जोड़ने की तरह काम करती है दोनों सेंटेंस को पूरा करने के लिए, यानी सब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट को पूरा करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी, हमें इज की करी, तो यहाँ इज एक तरह से अगर आप समझें तो ये मुख्य क्रिया का भी रोल निभा रही है, यानी कि मुख्य क्रिया ही हो गई क्योंकि ये एक दोनों को जोड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन अगर इसके साथ में मुख्य क्रिया अलग से आ जाए तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। देखते हैं अगले सेंटेंस में, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो इज का प्रयोग तो वहाँ यहाँ है यानी प्रेजेंट टेंस में ये बना हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इज का यहाँ प्रयोग हुआ है एक तरह से सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब या आप एक्सिलरी वर्ब से बोल सकते हो। लेकिन रीडिंग पढ़ना, तो कौन पढ़ रहा है, बुक को पढ़ रहा है, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो रीडिंग जो है वो हमारी एक तरह से मेन वर्ब हो गई और इज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। कौन, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, इज, तो इज जो है इससे हमें यह पता लगा कि ये वाक्य जो हमारा किस काल में हुआ है, तो यही होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये होती है आपकी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। चलते हैं आगे सेंटेंस और कुछ समझते हैं। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ एम
एक अकेला यूज़ हुआ है, तो ये इन दोनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है एम। तो मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ और आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो ऑब्वियसली। तो आगे देखते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ हूँ तो लगा दिया एम के लिए, यानी सहायता कर रहा है किसकी, राइटिंग की, यानी लिखने की। तो यहाँ पे ये मुख्य क्रिया हो गई, यानी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है, ये बताने के लिए कि ये जो सेंटेंस है ये किस काल में पूरा हुआ है, ये किस काल में ये काम हो रहा है। आगे देखते हैं, ही वॉज सेड, उसने कहा, उसने कहा था, क्या कहा था, तो यहाँ ही का और सेड का जो है मिलाने का काम कर रहा है वाज। अगले सेंटेंस में देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो यहाँ पे प्लेइंग जो है मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पे वाज जो है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब देखते हैं कैसे, इसमें यह स्थिति बता रहा है कि ये जो क्रिया हुई है ये पास्ट में हुई है, जैसे शुरू में इज आया था, फिर एम आया, अब की बार वाज आ गया। प्लेइंग इसमें भी इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है कि वह जो है क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले को एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जो मुख्य क्रिया जो होती है, जो उस काम के बारे में बताया जाता है कि इसमें मुख्य काम हो क्या रहा है, जैसे इसमें रीडिंग हो रहा है, इसमें राइटिंग हो रहा है, इसमें प्लेइंग हो रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें एम थी, इसमें वाज थी। तो अब ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके वीडियो देखना है और समझना है। अगर कहीं भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके पूछ सकते हैं, हम उसको आपको डिटेल से और समझा देंगे। वैसे ऐसा लग रहा है कि आप इतने कमज़ोर तो बच्चे हो नहीं हो, आप ब्रिलियंट बच्चे हो, बस आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जो कमी आपको स्कूल से रह गई होगी वो हम आपकी पूरी करा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिए, और बीच में स्किप मत किया करो, वीडियो को छोड़ा मत करो। शुरू से लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। कहीं भी आपको अगर बीच में से कट करके देखोगे तो ये अच्छे से समझ में नहीं आती, क्योंकि थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, और वैसे हम थोड़ा आसान लैंग्वेज में आपकी ही भाषा में आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने हमारी ये वीडियो अभी देखी हो तो हम उन्हें बता दें कि इंग्लिश की लगभग 2-3 टॉपिक पर वीडियो डल चुकी है, हिंदी की जितने भी व्याकरण होता है उसकी सारी टॉपिक्स पे हमने वीडियो डाल दी, गणित की चली रही हैं, कला में जितने भी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे उनकी 2-3 वीडियो हमने डाल दी कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो भी हमने डाल दी। और जल्दी हम छात्राओं के लिए गृह विज्ञान की जो 20 नंबर के विकल्प आएंगे उनकी वीडियो बनाकर डाल देंगे 4-5 टॉपिकों पे, 4-5 वीडियो में जितने भी टॉपिक होंगे आपके। और सामाजिक विज्ञान की भी जल्दी हम डालने वाले हैं, उसमें से थोड़ा सा भी उनके लिए जो मटेरियल है वो इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा डाल देंगे। इनकी कुछ वीडियो और बच गई हैं आपकी, इंग्लिश की ये भी डाल देंगे। और बस अंत में इतना ही कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सकें, और उनको भी बताएं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो करते रहें इसे। और बस अंत में इतना ही कि सब बच्चे खुश रहें, उनके परिवार वाले खुश रहें, मन लगा के पढ़ें, समय पेपर का नज़दीक आ गया है, और खूब दिल लगा करके पढ़ें, अच्छे तरीके से तैयारी करें और अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। हमें तभी खुशी होगी तब आप लोग अच्छे नंबर लेकर के पास होंगे, पास होना नहीं, अच्छे नंबर लेकर के पास होंगे। बस मैं इसी के साथ ही सभी के परिवार वालों को नमस्कार, जय हिंद।